हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। 11th क्लास अकाउंटेंसी के ऊपर ये वीडियो है और अकाउंटेंसी में इस समय जो हम पिछली 2 वीडियो या कह सकते हैं 4 वीडियो से कर रहे हैं वो थ्योरी बेस अकाउंटिंग कर रहे हैं। बेस बनाना बहुत ज़रूरी है अकाउंट्स में, अगर हमें अकाउंट्स को सीखना है तो इसीलिए उस बेस को एनहेंस करने के लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। ये पार्ट 2 है थ्योरी बेस अकाउंटिंग का। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, उसमें 2 वीडियो थी। पार्ट 2 में अभी तक हम 2 वीडियोस कर चुके हैं। ये उसकी थर्ड वीडियो है और इस थर्ड वीडियो में हम इन टॉपिक को करेंगे। तो बेसिकली ये जो पूरी वीडियो है ये जीएसटी समझाने के लिए है। आपने ये नाम सुन रखा होगा। तो क्योंकि हम इस फील्ड में हैं, इस जहाँ पर अकाउंट्स को मेंटेन करना हमें सिखाया जाता है, तो हमारे लिए जीएसटी को जानना समझना क्या होता है, कैसे लगता है, कुछ हद तक अभी पूरी तरह से तो नहीं कोर्स में आया, पर फिर भी अब बढ़ता जा रहा है इसका दायरा। तो उस दायरे को हम समझेंगे कि जीएसटी क्या होता है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ एडवांटेज क्या है। तो ये इस वीडियो के थ्रू हम करेंगे और जीएसटी पर अपनी जो क्लैरिफिकेशन है उसको बढ़ाएंगे। बहुत ज़रूरी है ये हमारे लिए, क्योंकि आगे जब भी अकाउंट्स बनेंगे तो उसमें जीएसटी ही लगेगा। तो उस जीएसटी को कैसे हम अपने अकाउंटिंग प्रोसीजर में ऐड करते हैं उसको सीखने के लिए उससे पहले जीएसटी और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो समझना जरूरी है। तो इस वीडियो के थ्रू हम उसको अपनी उस नॉलेज को एनहेंस करेंगे। तो चलिए अपने बेस को स्ट्रांग बनाते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जीएसटी क्या है, क्या मीनिंग है, कैसे हमारे देश में जीएसटी एप्लीकेबल है। तो शुरुआत करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का, जो वन कंट्री वन टैक्स के नाम से फेमस है और फॉलो भी हो रहा है। तो शुरू करते हैं और समझते हैं पहले जीएसटी है क्या। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले आपको जो समझना जरूरी है वो ये है कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग मैं आपको समझाऊं तो ये है कि इसको पे कोई और करता है। देखो, पेइंग जो पार्टी है या पे करने वाला कौन है? कंज्यूमर। ये किसके द्वारा दिया जाता है? कंज्यूमर। और डिपॉजिटर कौन है? मतलब कि डिपॉजिट कौन करता है इसको? अगर आप देखोगे तो डिपॉजिट करता है सेलर, जिसने गुड्स बेची हैं। जिससे आप माल खरीदते हो उसी को देके आते हो ना जीएसटी। तो पे करने वाले तो आप हो और जमा करने वाला कौन है? सेलर। किसको जमा कर रहे हैं ये? गवर्नमेंट को। ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास टैक्स तो पहुंच रहा है, पर ये टैक्स दे कौन रहा है? कंज्यूमर। और डिपॉजिट कौन कर रहा है? सेलर। तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। देने वाला अगर खुद ना दे, किसी और के थ्रू वो जाए, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स में गवर्नमेंट सीधा मुझसे टैक्स कलेक्ट करती है, वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। उसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। आगे देखेंगे जब एक टेबल में बताऊंगा आपको, तो उसमें डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल जो है वो इनकम टैक्स के रूप में आप देखोगे। तो इसको हम कंजम्पशन टैक्स भी देते हैं, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं, फाइनल यूज करते हैं, तो इसलिए इसका दूसरा नाम कंजम्पशन टैक्स भी है। यूज्ड इन इंडिया ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो किन के ऊपर लगता है? ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो सबसे पहले आपको ये समझा है कि जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है। अब आगे चलते हैं। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी स्टेज एंड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब इन तीनों चीजों को समझते हैं कि क्या होते हैं, क्योंकि वर्ड तो लिख दिया, अब इनका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना हमें। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है, मल्टी स्टेज क्यों है और डेस्टिनेशन बेस्ड क्यों है, ये अब समझते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए कहा गया है बिकॉज इट हैज सब subsumed subsumed almost all the indirect taxes except a few state taxes। तो subsumed का मतलब अगर आप यहाँ समझो तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सारे इनडायरेक्ट टैक्स पहले हमारे देश में, अभी मैं एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो पहले हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स
कई प्रकार से लिया जा रहा था। कहीं वो ऑक्ट्रॉय के रूप में था, कहीं वो एंट्री टैक्स के रूप में था, कहीं उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते थे, कहीं उसको सेल टैक्स कहते थे, कहीं उसको सर्विस टैक्स कहते थे। तो वो इतने सारे जो डिफरेंट टैक्सेस थे, उन सबको मर्ज कर कर एक टैक्स बना दिया, तो इसलिए इसको कॉम्प्रिहेंसिव कहा गया है कि उसमें वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस मर्ज हो गए हैं। ठीक है, कुछ को छोड़ दिया गया है, वो भी बताऊंगा कौन से छोड़े हैं। तो वीडियो को जब आप आगे तक देखेंगे, अंत तक देखेंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे जीएसटी से रिलेटेड। तो कॉम्प्रिहेंसिव कहने का इसका ये रीजन है। अब अगर मल्टी स्टेज की बात करें, तो मल्टी स्टेज एज इट इज द जीएसटी इज इम्पोज्ड एट एवरी स्टेप, लगता हर स्टेप पर है। मतलब कि जब भी आप सेल करते हो, अब वो सेल किसको हो रही है, कंज्यूमर को भी हो सकती है, और एक जो मिडिल मैन है या एक जो कमर्शियल वाला है वो भी हो सकता है। तो लगेगा हर स्टेप पर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। रॉ मटेरियल खरीद कर लाए हो, टैक्स दोगे। ठीक है, फिनिश गुड्स को या सेमी फिनिश गुड्स को बेच रहे हो, तो दूसरे वाला मतलब सबको टैक्स देना पड़ेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस में जब भी गुजरोगे आप, तो जितनी स्टेजेस से जाओगे, हर स्टेज पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट इसका मतलब तो मल्टीपल टैक्स हो गए नहीं, देखिए आगे पढ़ के। बट is mean to be refunded to all the parties in various stages of production other than the final consumer। सबको रिफंड हो जाता है, सिर्फ किसको नहीं मिलता, किसको नहीं मिलता, कंज्यूमर को, क्योंकि ये क्या है भी क्या, कंजम्पशन टैक्स दे कौन रहा है, कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को छोड़कर बाकी सबको रिफंड हो जाता है। तो आप देखोगे आगे इसमें इनपुट और आउटपुट दो प्रकार के टैक्स मिलेंगे आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो एक होता है इनपुट जीएसटी टैक्स और एक होता है आउटपुट जीएसटी टैक्स। तो फिर जब इनको इन दोनों को जब एक तरीके से एडजस्ट किया जाता है, तो जो फाइनल पेमेंट निकल के आती है वो इनपुट का मतलब, जब आपने गुड्स खरीदी, रॉ मटेरियल खरीदा या फिनिश गुड्स खरीदी, तो उस समय जो आप टैक्स उसको दे रहे हो जिसने आपको बेचा है, वो इनपुट कहलाता है। और जब आप बेच रहे हो कंज्यूमर को, तो उस समय आउटपुट टैक्स कहलाता है, सेल टैक्स कह लो उसको, कुछ ही कह लो आप, किसी भी नाम से समझ लो। तो उस समय वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। तो इनपुट और आउटपुट का डिफरेंस ही जो होता है, या तो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा या गवर्नमेंट मुझे रिफंड देगी। यही दो केसेस होते हैं। अगर इनपुट कम है और आउटपुट ज्यादा है, तो आपको वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और अगर आउटपुट कम है और इनपुट ज्यादा है, तो गवर्नमेंट आपको रिफंड के रूप में वो पैसा वापस करेगी। नॉर्मली आउटपुट ज्यादा होता है, क्योंकि इनपुट पर आप टैक्स कम देंगे, आउटपुट में आप उसको महंगी बेचेंगे, तो आउटपुट पर टैक्स ज्यादा बैठेगा। तो मल्टी स्टेज इसलिए कहा गया है कि लगेगा तो हर स्टेप पर, बट सबको रिफंडेड है, सिर्फ कंज्यूमर को छोड़। अब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों कहा गया है, एज इट इज कलेक्टेड फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंजम्पशन एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओरिजिन लाइक प्रीवियस टैक्सेस। तो जब एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स आप इसको देखो, तो वो ओरिजिन बेस्ड थे, कि जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो, तो हर स्टेट को अपना टैक्स में हिस्सा चाहिए, तो वो ओरिजिन के ऊपर लगते थे, चाहे कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, ऑक्ट्रॉय हो, एंट्री टैक्स हो, ठीक है, सेल टैक्स हो। मतलब कि आपको उस समय सेल टैक्स, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, अगर आपने 5 स्टेट पार की हैं, तो हर स्टेट को आप सेल टैक्स देके आते थे। तो इसका मतलब वो किस बेस पर था, ओरिजिन के बेस पर। ठीक है, कि आपका ओरिजिन कहाँ है। अब क्या हो रहा है, कंजम्पशन के बेस पर है। देने वाला अभी भी कंज्यूमर है, पहले भी कंज्यूमर ही देता था। तो कंज्यूमर पर भी इसका बर्डन बहुत ज्यादा आता था, क्योंकि वो पांचों टैक्स मिलकर उसका रेट डिसाइड होगा, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को महंगी ही मिलनी थी। तो कंजम्पशन बेस जब जीएसटी आया और कंजम्पशन बेस हुआ, तो इससे कंज्यूमर को भी फायदा हुआ। तो ये आपको जीएसटी के बारे में समझना है कि इसको इसको कॉम्प्रिहेंसिव भी कहा जाता है, इसको मल्टी स्टेज भी कहा जाता है, इसको डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स भी कहा है। तो ये इसके फीचर्स भी हैं और एडवांटेज भी हैं। यहाँ मैंने आपको जीएसटी का मीनिंग समझाया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये टैक्स स्ट्रक्चर हमारे इंडिया में कैसा है। तो इसको मैं जब इसको समझाऊंगा, तो पहले कैसा था दिखाऊंगा, और पैसा अब क्या हो गया है वो दिखाऊंगा। तो इस टैक्स स्ट्रक्चर को समझते हैं। टैक्स स्ट्रक्चर में दो प्रकार के टैक्स हम लगाती है गवर्नमेंट हमारे ऊपर। एक को हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसको अभी हम जीएसटी के रूप में पढ़ के आए। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स।
इनडायरेक्ट टैक्स में पहले दो पार्टियां हुआ करती थी, अभी भी हैं दो पार्टियां। एक सेंटर कहलाती है जिसको केंद्र सरकार कहते हैं, तो वो लगा सकती है, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती थी या स्टेट राज्य लगाता था पहले के समय में। और डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम टैक्स होता है, जो सीधा जो है हम जो कमाने वाला है वो ही उसको पे करता है। तो डायरेक्ट टैक्स अलग चीज़ है, वो इस हमारे इस पूरे टॉपिक में अभी नहीं है। इनकम टैक्स हम नहीं पढ़ेंगे, हम जो भी पढ़ेंगे अभी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे। पर टैक्स स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको बताया कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। अब सेंटर पुराने टाइम में क्या फॉलो करती थी, सर्विस टैक्स लेती थी हमसे, एक्साइज ड्यूटी लेती थी हमसे, सीएसटी लेती थी जिसको सेंट्रल सेल टैक्स कहा जाता है। तो सेंटर भी हमसे टैक्स लेती थी, सेल टैक्स, और कस्टम ड्यूटी भी सेंटर ही लेती थी। तो ये चारों चीजें पहले सेंटर लेती थी। स्टेट क्या लेती थी फिर, वो वैल्यू एडेड टैक्स लेती थी। इस सीएसटी का स्टेट वर्जन वैल्यू एडेड टैक्स, उस स्टेट में एंट्री करने का टैक्स हमसे लिया जाता था जिसको हम एंट्री टैक्स कहते थे। ऑक्ट्रॉय लिया जाता था, वो स्टेट के अंदर अगर हम किसी एक जैसे एमसीडी है हमारे यहाँ, तो एमसीडी अपने टैक्सेस लेती थी, तो वो किस फॉर्म में कहलाते थे, ऑक्ट्रॉय। तो ऑक्ट्रॉय उस स्टेट के अंदर जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स था, तो वो भी स्टेट के माध्यम से ही लिया जाता था। और लग्जरी टैक्स, जो लग्जरी आइटम है उनके ऊपर लग्जरी टैक्स लिया जाता था। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स में कंज्यूमर को इतने टाइप के टैक्स पे करने पड़ते थे। तो ये कंज्यूमर के लिए बड़ी मार थी, वो एक से ज्यादा कई प्रकार के टैक्स दिए जाते थे। तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि इन सारे सेंट्रल टैक्स को भी और इन सारे स्टेट टैक्स को भी अबॉलिश किया जाए। अबॉलिश का मतलब खत्म किया जाए। तो इतने टाइप के टैक्स को अबॉलिश किया गया, और अबॉलिश होके उसको रिप्लेस किया गया जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से। तो ये सारे टैक्स मर्ज हो गए, जो वर्ड हमने वहां पर पढ़ा था, ये सारे टैक्स मर्ज होकर क्या बन गया, जीएसटी। अब इस जीएसटी में सेंटर को भी अपना हिस्सा मिलता है और स्टेट को भी हिस्सा मिलता है, वो आगे देखेंगे कैसे मिलता है। तो ये इस समय हमारे यहाँ टैक्स स्ट्रक्चर है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी है, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स है। आगे चलते हैं, कुछ जीएसटी से रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन समझते हैं जो हमें इस जीएसटी को और क्लैरिफाई करेगी, हमारी नॉलेज बहुत एनहेंस होगी। इस वीडियो के अंत में आप पाओगे कि आप जीएसटी हर तरीके से समझ गए, तो आप बहुत आसानी से दूसरों को भी वो समझा सकते हैं। तो द टैक्स केम इनटू इफेक्ट किस डेट से हुआ, देखो ये आपके लिए बहुत जरूरी है आगे भविष्य में भी, क्योंकि आगे अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो 1 जुलाई 2017 से ये हमारे देश में लागू हुआ, थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 151st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय इंडियन गवर्नमेंट। तो 101वां अमेंडमेंट हुआ हमारे संविधान में, तो उसके थ्रू इसको एप्लीकेबल किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। जीएसटी ने रिप्लेस किया जो मल्टीपल टैक्स स्ट्रक्चर अभी था हमारे देश में, जो सेंट्रल के थ्रू और स्टेट के थ्रू हम पर लगता था, वो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो उन सबको इसने रिप्लेस कर दिया, वो मैं आपको बता चुका हूं। अब इस समय अगर आप क्योंकि जीएसटी की रेट बार बार चेंज हो रही है, तो अभी की बात करें तो जीएसटी की जो रेट हैं, सर्विसेज हैं, अभी उनको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो मैं आपको यहाँ से एक प्रोजेक्ट भी दे रहा हूँ, एक काम दे रहा हूँ जो आपको इनको समझने में, इस नॉलेज को एनहेंस करने में भी मदद करेगा, कि आप अब उन कम से कम 10-10 आइटम को सर्च कीजिए जो इन 5 डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर में आती हैं। तो ये आपका एक तरीके से प्रोजेक्ट वर्क है कि आप कम से कम 10-10 चीजें ढूंढेंगे, या 5 से लेके 10 के बीच में ढूंढेंगे जो इन डिफरेंट टैक्स रेट में जीएसटी के आती है। तो मैं आशा करता हूं आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। तो ये 5 रेट चल रही हैं इस समय हमारे देश में। हाउएवर,
पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं, मतलब कि पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, और अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो हैं हमारे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट, ये सब अभी जीएसटी में कवर नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि 3 चीजें जो जीएसटी में अभी कवर्ड नहीं है वो कौन कौन सी हैं, तो ये आपके लिए समझना जरूरी है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट है और इलेक्ट्रिसिटी है, ये अभी जीएसटी के अंदर नहीं आते। इनकी जगह अभी भी इन पर जो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर था जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते थे, तो जो प्रीवियस टैक्स सिस्टम था वही अभी इनके ऊपर एप्लीकेबल है। ये बात आपको याद रखनी है, इन तीनों आई प्रोडक्ट को या इन तीनों इंडस्ट्री को आपको याद रखना है। ऐसे ही देयर इज ए स्पेशल रेट ऑफ 0.25% ऑन रफ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन। तो देखिए स्टोन के लिए एक अलग रेट है जो आपको याद रखनी पड़ेगी, इन रेट में नहीं आती, वो 0.25 है। ऐसे ही गोल्ड के ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, वो अभी 3% है। तो ये आपको याद रखना है, आगे आपके अगर भविष्य में आप परचेजिंग करने जाते हैं तो ये उस समय भी आपके बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो जीएसटी गोल्ड पर 3% है और रफ और सेमी प्रीसियस जो हमारे स्टोन्स हैं उनके ऊपर 0.25 है। यहाँ आपको मैंने जीएसटी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो दे दी। अब एक ग्राफ समझते हैं, एक और प्रेजेंटेशन समझते हैं कि जीएसटी कैसे लगता है और हमें उसको अपने अकाउंट्स के अंदर कैसे याद रखना है, वो यहाँ पर हम समझेंगे। तो जीएसटी जो है दो तरीके से लगता है, एक होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर, जब गुड्स की मूवमेंट इंट्रा स्टेट हो, और एक है इंटर स्टेट। तो देखिए वर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इंट्रा और इंटर। ठीक है, इंट्रा का मतलब विद इन द स्टेट और इंटर का मतलब जब दो स्टेट के बीच में हो। तो जब विद इन द स्टेट हो तो सीजीएसटी लगता है, सी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 6 या सी जो है यहाँ पर सेंटर के लिए यूज होता है, और दूसरा यहाँ आपको मिलेगा एस जीएसटी। एस यहाँ पर स्टेट के लिए यूज होता है। तो जब आप एक ही स्टेट के अंदर जो है गुड्स को बाइंग एंड सेलिंग हो रही है उसकी, तो उस समय आप सी जीएसटी भी पे करेंगे और एस जीएसटी भी पे करेंगे। इन दोनों की रेट्स इक्विवेलेंट होगी, बराबर होगी। जब आप इंटर स्टेट मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो वो बन जाता है आईजीएसटी। ठीक है, अब सीजीएसटी का मतलब जीएसटी लेविड बाय द सेंटर, मतलब ये सेंटर ने लगाया है। एसजीएसटी जो है वो स्टेट ने लगाया है, और आईजीएसटी का मतलब है वो दोनों ने लगाया है, सेंटर और स्टेट, तो उसमें दोनों के पास जाएगा। अब कोई भी प्रोडक्ट अगर ले ले, इस समय हम देखें कि जो टीवी 32 इंच से ऊपर हैं, अगर मैं एक एग्जांपल आपके सामने लूं, तो जो 32 इंच से ऊपर के टेलीविजन हैं या इंटरएक्टिव पैनल हैं, उनके पर टैक्स रेट जो है 28% है। तो ये जीएसटी की रेट है। तो अगर इंट्रा स्टेट उसकी मूवमेंट हो रही है तो 14% वो सीजीएसटी कहलाएगा और 14% वो एसजीएसटी कहलाएगा। ठीक है, सो वो 28 बन जाएगा। जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाओगे तो टैक्स रेट नहीं चेंज होगी, वो उतनी ही रहेगी 28, सारा का सारा एक साथ लगेगा। तो अगर विद इन स्टेट मूवमेंट होती है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट मूवमेंट होती है तो आईजीएसटी लगता है और टोटल लगता है। रेट वही रहेगी, यहाँ वो हाफ हाफ हो जाती है, यहाँ वो फुल रहती है। तो ये था कि टैक्सेस हम कैसे अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो अगर स्टेट के अंदर अंदर मूवमेंट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लिखेंगे, दोनों को इक्विवेलेंट कर देंगे, और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गया है तो आईजीएसटी लिखकर 28% लगाएंगे। आगे चलते हैं और अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, फीचर पढ़ते हैं कि जो जीएसटी है इसके हमें क्या फायदे हुए, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी विशेषता है। तो पहली विशेषता ये है कि जीएसटी इज ए कॉमन लॉ एंड प्रोसीजर थ्रू आउट द कंट्री अंडर सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। एक हो गया, पहले मल्टीपल टैक्सेस थे, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन उनको लगा रही थी, वो खत्म हो गया, कॉमन लॉ है और प्रोसीजर और पूरे देश में एक जैसा है। तो आपको ज्यादा चीजें समझने की, ज्यादा परमिशन लेने की ज्यादा कोई जरूरत है नहीं।
जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मैंने आपको बता दिया कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ओरिजिन बेस्ड नहीं है, और सिंगल पॉइंट पर लगता है जब कंजम्पशन ऑफ गुड्स होती है, मतलब कि कंज्यूमर पे करता है, बाकी सबको रिटर्न हो जाता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सर्विसेज जो दी जाती हैं कंज्यूमर को, उसके ऊपर लगता है। तो इस समय डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स लग रहा है, ओरिजिन बेस्ड टैक्स नहीं लग रहा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। जीएसटी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि levy and collection on both goods and services at the same rate with the, with the benefit of input tax credit and subtraction of value। ये मल्टी स्टेज की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन सब गुड्स और सर्विसेज सब पर एक जैसा टैक्स लग रहा है, अलग टाइप के टैक्स आपको नहीं देने पड़ रहे कि सर्विस टैक्स अलग दे रहे हो, ठीक है, सेल टैक्स अलग दे रहे हो, एक्साइज ड्यूटी अलग दे रहे हो, कस्टम ड्यूटी अलग दे रहे हो। तो कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए कि कई सारे टैक्सेस को मर्ज कर कर बनाया गया है, और इसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जो मैं आपको इनपुट आउटपुट बता रहा था मल्टी वाला, कि अगर आपने जो पे किया है जब आपने उस रॉ मटेरियल को खरीदा था, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कब, जब आप आउटपुट टैक्स आपको मिलेगा। तो आउटपुट जितना इनपुट से ज्यादा है, सिर्फ आपको गवर्नमेंट को वो ही पे करना है, ठीक है, देने वाला कंज्यूमर रहा अल्टीमेटली, ठीक है। तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, मतलब कि आपको जो आपने इनपुट में टैक्स दिया है वो वापस मिल जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसको देना है, कंज्यूमर को। मिनिमम नंबर ऑफ रेट ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड 2, ठीक है, तो रेट ऑफ टैक्स जो है वो 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। देयर इज नो स्कोप फॉर लेवी, सेस नहीं लगता, रीसेल टैक्स नहीं लगता, एडिशनल टैक्स नहीं लगता, टर्नओवर का मतलब सेल टैक्स नहीं लगता, किसी भी प्रकार का कोई और टैक्स आपको अब नहीं देना। There is no multiple levies of taxes on goods and services such as sale tax, entry tax। ये सारे टैक्स जो मर्ज हुए हैं उनके सबके नाम लिखे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट अब चलते हैं, तो वो समझते हैं कि इसकी एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो जीएसटी की एडवांटेज क्या है वो अब समझते हैं। तो जीएसटी का फायदा ये है कि जीएसटी से क्या रिजल्ट निकला, कि मल्टीपल टाइप ऑफ टैक्स जो है अब खत्म हो गए, तो ये हम पढ़ चुके हैं अभी। जीएसटी वाइडन द टैक्स बेस, उसने फैलाया, अब ज्यादा लोग इसमें कवर हो रहे हैं। रेवेन्यू इससे अब सेंट्रल गवर्नमेंट का, सेंटर का भी और स्टेट का बड़ा है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी वो कम हो गई, क्योंकि अब उतने ब्रांचेस, उतने ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं रहे, सब हो गए मर्ज। जीएसटी हैज रिड्यूस कंप्लायंस कॉस्ट एंड इंक्रीज वॉलंटरी कंप्लायंस। कंप्लायंस कॉस्ट पर जो खर्चा होता था वो नहीं होता, अब लोगों को अपने आप विलिंगली उसको करना ही पड़ेगा कंप्लायंस। तो अब उन्होंने वॉलेंट जो कंप्लायंस कॉस्ट थी उसको भी खत्म किया है। जीएसटी हैज अफेक्टेड रेट ऑफ टैक्स टू द मैक्सिमम ऑफ 2 फ्लोर रेट, तो जो टैक्स है उसको 2 फ्लोर रेट तक ही सीमित कर दिया है। जीएसटी हैज रिमूव्ड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, तो जो कास्केडिंग इफेक्ट था टैक्सेशन का, कि बार बार बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, अब वो नहीं हो रहा, तो कंज्यूमर पर भी बर्डन नहीं पड़ रहा, साथ ही साथ जो बिजनेस हाउसेज हैं उन पर भी वो पहले वाला मल्टीपल टैक्स देने का इफेक्ट नहीं आ रहा। जीएसटी will result in enhancing manufacturing and distribution system, affecting the cost of production of goods and services. Consequently, the demand and production of goods and services will increase। तो जब मुझे वो मल्टीपल टैक्स नहीं देने, तो मैं वो लूंगा भी नहीं किसी से, मतलब कि कस्टमर से, कंज्यूमर से। तो जब टैक्सेस कम होंगे तो हम जो प्राइस ऑफ गुड्स हैं, आपने पढ़ा है कि अगर कॉस्ट कम होगी तो प्राइस ऑफ जो गुड्स है, सेलिंग प्राइस है, वो भी तो कम हो जाएगा। तो इसने गुड्स के सेलिंग प्राइस को कम किया, और अगर गुड्स के सेलिंग प्राइस डिक्रीज होते हैं तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड बढ़ेगी तो सरकार का टैक्स कलेक्शन भी इससे बढ़ेगा। It will eventually promote economic efficiency, sustainable long-term economic growth, as GST is neutral to business processes, business models, organizational structure, geographical location। पहले ओरिजिन बेस्ड था, अब तो नहीं है, अब तो क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है। तो अब
धीरे धीरे जैसे जैसे जीएसटी लागू होता जा रहा है या उस वो बीतता जा रहा है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में अपना योगदान दे रहा है। जीएसटी का कलेक्शन बढ़ रहा है, लोगों की सेल बढ़ रही है, लोग ज़्यादा फेयर अकाउंट प्रेजेंट कर रहे हैं थ्रू जीएसटी, तो लोग जीएसटी हंसी-हंसी देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो कुछ कमियां हैं, मैं अपने पर्सनल लेवल पे बताऊं तो 28% जो है टैक्स रेट नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट पर। तो ये मेरा गवर्नमेंट को सजेशन है कि 28% का टैक्स रेट जो है उसको कम किया जाए, वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। ऑल्दो बड़े सारे टैक्सेस मर्ज हुए हैं, पर फिर भी 28% अभी भी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। GST would help to extend competitive edge in international market of for goods and services produced in the country, leading to increasing export। तो इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिव एज इंटरनेशनल मार्केट में हमें मिलेगी, क्योंकि टैक्सेस अगर कम होंगे तो हम रेट को उसी हिसाब से या अपना जो प्रॉफिट है उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हम अब उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है अरेंज कर कर दे सकते हैं। तो ये थे जीएसटी के एडवांटेज। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए, मैंने ऑब्जेक्टिव आपके सामने रख दिए, जीएसटी क्या है, कैसे लगता है, वो आपको समझा दिया। तो टॉपिक इसी के साथ यहाँ पर समाप्त होता है। आप जरूर इससे बेनिफिटेड होंगे। तो यहाँ से हमने अपने आज की वीडियो के टॉपिक को बिल्कुल क्लियर किया। मेरे बेस जो 11th में अकाउंट्स के अंदर नेसेसरी है, हमने अपने उस बेस को और आगे बढ़ाया और एक और पर्टिकुलर टॉपिक को इस वीडियो के थ्रू हमने सीखा। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, कमेंट बहुत ज़रूरी है, उससे मैं बहुत मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। मैं ये भी चाहता हूँ कि आप मुझे सजेशन दें कि मैं अपनी जो भी मेरी टीचिंग है, जो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कंटेंट, उस पर आप क्या चाहते हैं, उसमें क्या सुधार चाहते हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप वो मुझ तक पहुँचाइए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके। मेरे चैनल का नाम खोकर प्रेजेंटेशन है। अभी तक भी आपने वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 2 साल में हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे अकाउंट्स में जहां हमें होना चाहिए, और अपनी अकाउंट्स की फील्ड में हम जरूर एक दिन ऊंचाइयों को छुएंगे। थैंक यू।